नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे लिवर से जुड़ी दिक्कतों की। हर साल 28 जुलाई का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हम आज हेपेटाइटिस के बारे में और जागरूक होने की कोशिश करेंगे। तो अगर आज आप भी लिवर से जुड़ी किसी समस्या या हेपेटाइटिस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल मिला सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े विशेषज्ञ हैं। आपको बता दें कि एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर राखी मायवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर राखी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शमकुवर। डॉक्टर शमकुवर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सुधा बाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सुधा, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो इन तीनों मेहमानों से अपने सवाल आप पूछिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप जीमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं। हेपेटाइटिस के कारण लिवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस संक्रामक बीमारियों का एक समूह है जिसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के रूप में जाना जाता है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए सावधानी की बहुत आवश्यकता है। हेपेटाइटिस मूल रूप से लिवर की बीमारी होती है जो वायरल इन्फेक्शन होने के कारण होती है। इस अवस्था में लिवर में सूजन आती है। हेपेटाइटिस को लेकर लगातार स्थिति चिंताजनक होती जा रही है क्योंकि इससे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हेपेटाइटिस टाइप बी और सी लाखों लोगों में क्रॉनिक बीमारी का कारण बन रहे हैं क्योंकि इनके कारण लिवर सिरोसिस और कैंसर होता है। हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है जो वायरस के अनुसार 5 प्रकार में विभाजित है। ये 5 प्रकार दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। हेपेटाइटिस ए, हर साल करीब 15 लाख लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। दूषित भोजन और पानी की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी, इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन और दूसरे फ्लूइड के एक्सपोजर के कारण ये संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस सी, ये हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। ये ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शन के इस्तेमाल से होता है। हेपेटाइटिस डी, ये हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होता है। जो लोग पहले से HBV वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं वो इस वायरस से संक्रमित होते हैं। HDV और HBV दोनों एक साथ होने के कारण स्थिति और भी बदतर हो जाती है। हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई वायरस के कारण ये होता है और दुनिया के ज्यादातर देशों में हेपेटाइटिस के संक्रमण का यही कारण है। ये विषाक्त पानी और भोजन के कारण होता है। इसके अलावा एक्यूट हेपेटाइटिस में अचानक लिवर में सूजन आ जाती है और इसका लक्षण 6 महीने तक रहता है और रोगी धीरे धीरे ठीक होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस, क्रॉनिक HCV इन्फेक्शन के करीब 15 करोड़ लोग दुनिया भर में प्रभावित होते हैं। लिवर कैंसर और लिवर की बीमारी के कारण ज्यादा लोगों की मौत होती है। हेपेटाइटिस की पहली अवस्था में लक्षण कुछ साफ तरह से नहीं दिख पाते, लेकिन क्रॉनिक अवस्था में इसके कुछ लक्षण नजर आते हैं, जैसे पीलिया, त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाना, मूत्र का रंग गहरा हो जाना, अत्यधिक थकान, मतली और उल्टी आना, पेट दर्द और सूजन, खुजलाहट होना, भूख कम लगना, वजन का घटना इसके प्रमुख लक्षण हैं। बच्चों को हेपेटाइटिस से बचाव के लिए टीका दिया जाता है और 18 साल की उम्र तक और उससे वयस्क लोगों को 6 से 12 महीने में 3 डोज दी जाती हैं, जिससे इस बीमारी से सुरक्षित रहा जा सकता है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो लिवर से जुड़ी दिक्कत या फिर हेपेटाइटिस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं। हमें भीमसेन ने कॉल किया है, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। भीमसेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पूछिए, आपका सवाल क्या है? हाँ जी मैम। जी पूछिए।
मेरा नाम भीमसेन है, 25 साल का हूँ मैं और जी। काफी पतला दुबला हूँ। अच्छा, और बताइए। हमको हेपेटाइटिस बी है, 3-4 बार जॉन्डिस भी हो चुका है। अभी ठीक। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं सुबह में सोकर उठता हूँ तो वोमिटिंग हो जाता है। पानी पीता हूँ ना तो वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, और अगर पानी नहीं पीता हूँ तो वोमिटिंग के जैसा लगता है और वो जी मिचलाना जैसा लगता है। तो इस वजह से हम डॉक्टर के पास गए फिर से, तो जब यूएसजी कराए तो उसमें हेट्रोजेनस लीवर आया। और फाइब्रो स्कैन में स्टीफनेस हमारा 6.17 था, और सीटी स्कैन में एट्रोपिक लेफ्ट लोब लीवर था, पर एचबीवी डीएनए निगेटिव था। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं मैम। हेलो। जी, जी, बताइए। आ, तो ट्रीटमेंट जब हम करा रहे थे तो कुछ फायदा नहीं हुआ हमको, तो ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि लीवर बायोप्सी कराना होगा, तो हम ट्रीटमेंट कराना छोड़ दिए। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या हमको सिर्फ सुबह में उठते हैं तो वो वोमिटिंग वाला ही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ठीक हम है। ये पूछना चाह रहे थे कि क्या हमको सीरियस होकर इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, अच्छा। या फिर अपने लाइफ स्टाइल में अच्छा से रह के सुधार करके रह सकते हैं बिना किसी ठीक है प्रॉब्लम से? भीमसेन जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हम मदद कर सकें। अगर आप हमें थोड़ा-सा अपना थोड़ा बताएँ, आप किस में इंटरेस्टेड हैं? एलोपैथी, होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक? किससे आप सुझाव सर, लेना चाहेंगे? आ, सर, ये हेम्योपैथी से हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी जिस टाइम हम एलोपैथी में ट्रीटमेंट करा रहे थे तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो अच्छा, अभी हेम्योपैथी से ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो थोड़ा फायदा नजर आ रहा है, लेकिन ठीक है। 3 महीने से हम ट्रीटमेंट करा ठीक रहे है, हैं अभी। ठीक है, और डॉक्टर, ठीक है, 1 मिनट आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर सुधा, आप भीमसेन से कुछ पूछना चाहेंगे और कोई जानकारी चाहिए आपको? उम्र कितनी बताई 25 भीमसेन जी साल, आपने? 25 साल बताइए ना। 25 साल है। ठीक आप है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से लेते रहिए। अगर थोड़ा फ़ायदा हुआ है तो आगे भी आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। होम्योपैथिक में तो हेपेटाइटिस का बहुत अच्छा इलाज है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं क्वालिफाइड डॉक्टर से लेंगे, वो समय समय पे कुछ आपकी जांचें करवाते रहेंगे, जिससे ये पता लगेगा बीमारी कंट्रोल में है या नहीं है। लाइफ स्टाइल तो आपको ठीक रखना ही है, खान पीन और रेगुलर व्यायाम वगैरह ये तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी दवाई लें तो लाइफस्टाइल का और व्यायाम का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो इलाज आप का ज़रूर होगा, आप कंटिन्यू रखिए दवाइयों का अपने चिकित्सक के साथ में। ठीक है। अब एक और कॉलर हैं, दुर्गेश तिवारी ने कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा क्वेश्चन यही है कि बार बार मुझे टाइफाइड हो रहा है और करीबन 2 से 3 सालों से ये इफेक्ट हो रहा है मेरे पेट में, है ना। और ट्रीटमेंट भी करा रहा हूँ, वैक्सीन भी ले, मतलब पेटों में मैंने इंजेक्शन भी लगवाया है और एंटीबायोटिक भी टेबलेट्स भी ली है, लेकिन तो भी आराम नहीं मिल पा रहा है मैडम। क्या करें इसके लिए? और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने हेपेटाइटिस का भी इंजेक्शन लगवाया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, आप थोड़ा हमें बताइए। मुझे लग रहा है इनका सीधा क्वेश्चन सीधा उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन डॉक्टर मनोज, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? क्या करना चाहिए इन्हें? एक्चुअली इनके बाकी के ट्रीटमेंट जिस तरीके से चल रही होगी अभी, तो विषम ज्वर की चिकित्सा हमारे यहाँ बोला गया है कि अगर एंट्रिक फीवर हो रहा है उनको, मतलब बार बार वो रिकरेंट बोल रहे हैं और उसके कारण अगर लिवर अगर अफेक्ट हो सकता है, हाँ। मतलब बार बार अगर हो तो, क्योंकि आयुर्वेद में क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि विषम ज्वर के बाद में हो सकता है कि मतलब कामला, हमारे यहाँ कामला बोला जाता है, पर्टिकुलर डायरेक्ट हेपेटाइटिस ना होके। तो इन्होंने मतलब जहाँ पर भी ये चिकित्सा कर रहे हैं, तो अगर आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाए तो मतलब विषम ज्वर की चिकित्सा मतलब वहाँ से करा सकते हैं। ठीक है। और साथ में ही डे टू डे प्रैक्टिस में उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे कुमारी, घृत कुमारी बोलते हैं, उसका रेगुलर सेवन कर सकते हैं। अच्छा, धृत कुमारी का हाँ। सेवन करने से इन्हें फायदा होगा? हाँ, फायदा हो। ठीक है, आप कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी अपना सकते हैं दुर्गेश, ताकि आपको फायदा हो और आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए दुर्गेश। डॉक्टर राखी, अगर मैं आपसे मोटे तौर पर हेपेटाइटिस के बारे में जानूं, तो अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात करें तो जो आंकड़ा है कि देश में करीब 5 करोड़ लोग हैं जो इससे ग्रसित हैं। जो 5 प्रकार के हेपेटाइटिस हमने बताए हैं, उनमें माना यह जाता है कि हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्या ये सच है, और इसे लेकर क्या और जानकारी आप साझा करना चाहेंगी? जी हाँ, आज के इस एरा में सबसे खतरनाक और सबसे कॉमन जो वायरस है दैट इज़ हेपेटाइटिस बी।
वो इसलिए है क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अगर देखें तो ये दोनों ही वायरस खतरनाक हैं, क्योंकि ये मोस्टली क्रॉनिकली लिवर को डैमेज करते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो बॉडी से ज़्यादा नुकसान किए बिना निकल जाते हैं, लेकिन बी और सी ये बॉडी में पड़े रहते हैं, लंबे समय तक पड़े रहते हैं, शांत रहते हैं, कोई लक्षण नहीं देते हैं। तो ये धीरे धीरे लिवर को ख़त्म करके लिवर को सिरोसिस में तब्दील कर देते हैं, लिवर का कैंसर बनाते हैं। तो हेपेटाइटिस सी क्यों मैं कह रही हूँ ज़्यादा खतरनाक नहीं रहा, क्योंकि इसकी रिसर्च के द्वारा इतनी बढ़िया दवा आ गई है कि ऑलमोस्ट 99 to 100% लिवर की बीमारी को हम इससे जड़ से खत्म कर सकते हैं, वायरस को, हेपेटाइटिस सी। पहले हेपेटाइटिस सी की बहुत ही डिफिकल्ट दवा होती थी, इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, तो वो भी एक वायरस खतरनाक था। हेपेटाइटिस बी एक तरह से हेपेटाइटिस सी से अच्छा वायरस है, क्योंकि इसके खिलाफ बचाव किया जा सकता है। अगर हमें हेपेटाइटिस बी नहीं है तो ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी बहुत ही बढ़िया, जिसकी 95 to 100% एफिकेसी है, वैक्सीन अवेलेबल है। 3 डोज में हम लोग इससे प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि पहले ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन स्केड्यूल में नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगी, जिसकी वजह से उनको बाद में ये वायरस पता चलता है। आज के एरा में भी हेपेटाइटिस बी की दवा ऐसी तो बनी है जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं वायरस को, लेकिन अभी भी ऐसी दवा नहीं बनी कि हम 3 महीने खिलाएं, 6 महीने खिलाएं और हर पेशेंट को खिला के इस वायरस से मुक्त कर दें। तो इस वजह से हेपेटाइटिस बी एक खराब बीमारी है, क्योंकि इसको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते। दूसरा, इसकी दवा देने के बावजूद इसका लिवर कैंसर में कह सकते हैं 100% प्रोटेक्शन नहीं है। दवा के बावजूद लिवर कैंसर हो सकता है, इवन दो कम होता है चांस, लेकिन ऐसा नहीं है कि दवा खिला दिया तो लिवर कैंसर से मुक्त कर सकते हैं। तो इस वजह से हेपेटाइटिस बी बहुत खराब बीमारी है। अभी भी बहुत इसका प्रोपोर्शन है जनता, जैसे आपने मेंशन किया, लिवर की पीड़ित है, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि ये वायरस इनकी बॉडी में है। तो मेरी एक सलाह होगी सभी अपने जो भी लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को, उनको मैं यही बताना चाहूँगी कि आज ही अपना हेपेटाइटिस बी वायरस का चेकअप करें। अगर आपको ये वायरस नहीं निकलता है तो आप इससे बचाव के लिए अपना 3 डोज स्केड्यूल करा लें वैक्सीन का। वैक्सीन जिन लोगों को लगा है उनके लिए ये सलाह है कि वो अपना एंटी HBs टाइटर करें और चेक करें कि उनका वैक्सीनेशन प्रोटेक्टिव टाइटर के रेंज में है, क्योंकि ये टाइटर्स भी टाइम के साथ कम होने लगते हैं। तो ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन होता है वैक्सीन लगने के बाद भी। तो हर 3 से 5 साल में अपना टाइटर चेक करके वैक्सीन को ये भी चेक करना है कि उनके बॉडी में प्रोटेक्टिव टाइटर हैं। ठीक है। और डॉक्टर राखी, क्योंकि आप बता रहे हैं कई लोगों को पता भी नहीं चल पाता, सिर्फ बी ही नहीं, अगर बाकी भी जो प्रकार हैं हेपेटाइटिस के उसकी भी अगर बात करें, तो क्या ऐसे आम लक्षण हैं जो अगर दिखाई दे तो व्यक्ति को थोड़ा गंभीर होना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी ज़रूर चाहिए? क्या ऐसे लक्षण हैं? हल्के लक्षण जो हो सकते हैं वो है राइट साइड में लिवर में खिंचाव होना, मतलब राइट साइड जो ऊपर का पेट है वहाँ पे हल्का दर्द होना, खिंचाव जैसा, भूख ना लगना, और यूरिन का रंग जैसे आपने बताया गहरा आना। अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस बी या लिवर की बीमारी रही है, अगर उनको वैसे भी अगर किसी और तरह की हेपेटाइटिस जैसे कि फैटी लिवर या शराब की बीमारी, तो उम्र जिनकी ज़्यादा है 40 के ऊपर, जिनको डायबिटीज़ है, जो मोटापा है, जो शराब का सेवन करते हैं, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे हैं, जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, इस तरह के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, नर्स प्रैक्टिशनर जो पेशेंट्स के उसमें रहते हैं कांटेक्ट, उन सभी को अपना, मेरा तो यही है कि फाइब्रो स्कैन, लिवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी और सी, ये मिनिमम जांचें ज़रूर करनी चाहिए जिन भी ग्रुप्स को मैंने अभी मेंशन किया। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर सुधा, हेपेटाइटिस को लेकर या लिवर से जुड़ी दिक्कतों को लेकर होम्योपैथ क्या कहता है और वो कितनी मदद कर सकता है? होम्योपैथिक का कंसेप्ट है कि हम रोगी का
इलाज करते हैं, रोग का इलाज नहीं करते हैं। जैसे अगर 4 लोगों को हेपेटाइटिस है तो चारों को एक ही दवाई नहीं हम देंगे, हम डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, उससे सिर से लेके पाँव तक के इसके पास हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, इमोशनल, फिजिकल सारी हिस्ट्री लेके एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई निकालते हैं। वो जब दवाई हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो रोगी की शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है रोग से लड़ने के लिए, तो इस तरह से उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो वो सिर्फ हेपेटाइटिस ही नहीं, और भी शरीर में जो बीमारियां हैं उसको भी वो हेल्प करेगी। और यहाँ तक कि जो दवाइयाँ ऑलरेडी एलोपैथिक की या कोई सी भी वो ले रहे हैं, उनकी भी एफिकेसी को होम्योपैथिक दवाई बढ़ाने में हेल्प करती है, क्योंकि रोगी का शरीर अपने आप में तंदुरुस्त होता जा रहा है। तो इस तरह से होम्योपैथिक तो बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर मनोज, आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में? आयुर्वेद में मतलब लीवर को लेकर काफ़ी सारी मेडिसिन दी हुई है। एक्चुअली मतलब कामला वर्ड यूज किया है, कामल लान, मतलब जिसमें डिजायर खत्म हो जाती है, किसी भी काम करने की अनिच्छा होना, वही मतलब जॉन्डिस का एक ये बताया हुआ है, उसका लक्षण बताया हुआ है, और वहीं से शुरुआत होती है। और हिपेटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन आयुर्वेद में बहुत मतलब वाइड रेंज है। मतलब सिंपल, जैसे मैंने बताया था गुरुत कुमारी पहले पेशेंट को बताया, वैसे उनके लिए बहुत काल्मिक बहुत अच्छा यूज करना, मतलब अच्छा यूजफुल रहेगा। काल्मिक जो है, किरात तिक्ता है, भूम्यामल की है, ये सब ड्रग हिपेटाइटिस पर काम करने वाली ड्रग है। और इसके काफ़ी रिसर्च भी आए हुए हैं अभी, मतलब ये अभी टेस्टेड है, केवल संहिता में बताया नहीं है, अभी ऑलरेडी ये टेस्टेड भी है एनालिटिकल इसमें। ठीक है। और डॉक्टर राखी, अगर हम हेपेटाइटिस के कारणों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझें, तो एक तो जो आप हेपेटाइटिस बी के बारे में बता रही हैं कि माँ से बच्चों को हो सकता है, फैमिली में ये आगे बढ़ सकता है। बाकी अगर बात करें तो क्या आम कारण हैं जिसकी वजह से लिवर प्रभावित हो सकता है या हेपेटाइटिस का शिकार कोई व्यक्ति हो सकता है? हाँ जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि वही मैं बात करूंगी कि जो हम लोग कॉमनली आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में देख रहे हैं, वो है 2 बीमारियां जो लिवर को खराब कर रही हैं तेजी से। वो है शराब की बीमारी और दूसरा है मोटापे की बीमारी, मतलब फैटी लिवर, और दूसरा है अल्कोहल से जो लिवर डैमेज होता है। उसके बाद वायरल हेपेटाइटिस है जो हेपेटाइटिस बी और सी है, और बाकी और भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, विल्सन्स कॉपर की बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारियां होती हैं लिवर की, तो बहुत सारी और भी बीमारियां हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो बहुत कॉमन है वो है फैटी लिवर और शराब। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि शराब और मोटापे की बीमारी वही बात है कि लिवर की बीमारी को किसी भी स्टेज में है उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लिवर की बीमारी कोई भी लक्षण नहीं देगी। जब लक्षण देगी तो लिवर आपका पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका होता है। तो इसलिए लिवर की बीमारी में कभी है ही नहीं कि मैं ठीक हूँ, मैं फिट हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा लिवर फिट है। लिवर फिटनेस पता ही चलती है लिवर के टेस्टों से। तो जो मैंने बताया, जो भी लोग अगर खासकर पेट पे जो मोटापा है वो लिवर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ओवरऑल हम लोग ने देखा है जो भी पेशेंट्स हैं जिनके भी लिवर में फैट है तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज में होता है जिसमें सिर्फ फैट होता है, उसमें लिवर के सेल डैमेज नहीं होते। उससे बढ़ के बीमारी होती है, सेकेंड स्टेज में जाती है जी, जिसमें अल्ट्रासाउंड में जैसे आपको पहली स्टेज में पता चलेगा कि आपके लिवर में फैट है। अगर आप लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे और वो नॉर्मल आया तो हो सकता है आपकी लिवर की बीमारी फर्स्ट स्टेज में हो और हो सकता है आपकी लिवर की बीमारी 3rd और 4th स्टेज में भी हो। तो उसको कैसे कंफर्म करेंगे? एक फाइब्रो स्कैन करके। तो फाइब्रो स्कैन में जो स्टिफनेस पता चलती है, लिवर सॉफ्ट है कि सख्त हो गया, अगर उसमें लिवर आपका नॉर्मल आया तो आपका लिवर फर्स्ट स्टेज में है। अगर आपका लिवर खराब आया तो आपका लिवर या तो ज्यादा सख्त है तो वो सिरोसिस में भी आ सकता है, या आपके लिवर में सख्ती आ गई तो 3rd स्टेज में चली जाती है। सेकेंड स्टेज की बीमारी में अल्ट्रासाउंड में फैट दिखता है, लिवर के फंक्शन टेस्ट में खराबी यूजुअली दिखती है। तो सेकेंड स्टेज की बीमारी जो होती है जिसमें फाइब्रो स्कैन ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट खराब है, इस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे बढ़ के आपके लिवर को सख्त कर सकती है।
बिल्कुल, जो थर्ड और फोर्थ स्टेज की बीमारी है वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी हैं, उसमें तो करना ही पड़ता है। जी 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 डॉक्टर राखी। एक और कॉलर हैं साकेत सौरभ ने हमें कॉल किया है, बिहार से जुड़े हैं। साकेत, शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमें बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है मैम कि मैं 16/5/2019 को दिखाया था जी जी, तो दिखाने के बाद अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ है, और कल भी मतलब 2 दिन पहले 25 जुलाई को मैं फिर से टेस्ट कराया। जी तो मतलब एक पहला जो रिपोर्ट मेरा था 18 मई को था, 18/5/2019 को, और उसके बाद फिर जून में भी करवाया और फिर 25 जुलाई को भी करवाया हूँ। हाँ, रिपोर्ट तो में अभी क्या तक आया है, क्या पता चला है आपको, क्या है प्रॉब्लम, जी। समस्या क्या है? समस्या ये है कि बिल्डुबिन मेरा घटा नहीं है। बिल्डुबिन अभी मेरा 1.93 है, जिसमें कि डायरेक्ट 0.98 है और इनडायरेक्ट 0.95 है। ठीक और है। एसजीपीटी अभी 36 है, मतलब 36 जी। हम्म और अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ है, और मैं अभी 3 मेडिसिन ले रहा हूँ, तो वो डॉक्टर के द्वारा लिखा गया था, फिर भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और डॉक्टर ने आपको क्या बताया है? डॉक्टर बताए थे कि बेड रेस्ट करना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है साकेत, आप जुड़े रहिए थोड़ी देर हमारे साथ कॉल पर। डॉक्टर सुधा, आप इन्हें क्या बताएंगे, ये क्या ये इतनी जल्दी ठीक हो जाता है? मई में टेस्ट कराया है। नहीं, मई में इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है कि लेवल्स में कुछ चेंज आते हैं, लेकिन इससे पहले इनको अपने डॉक्टर से मिलकर ये पता करवाना चाहिए कि पीलापन किस लिए आ रहा है। हो सकता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या कहीं और कोई डिजीज़ तो नहीं है। अच्छा। और खाना पीना साथ में ये ठीक रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या अल्कोहल साथ में लेते जा रहे हैं। खाने पीने में जैसे चर्बी वाला वसा वाला खाना ज़्यादा नहीं खाना, पेट भर के एकदम नहीं खाना, 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। उनकी भूख कम है, लेकिन मतलब इस तरह के मरीजों की भूख कम होती है, लेकिन फिर भी 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, जिससे शरीर में थोड़ी सी शक्ति रहे। तो ये अपने डॉक्टर के साथ मिल करके अपने खाने पीने का चार्ट बनवाएं, और रीज़न क्या है वो देख करके तभी उपचार ठीक से हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और अपने डॉक्टर से बात करिए साकेत, और जानिए कि क्या रीज़न है इसके पीछे, और जो सुझाव आपको दिए हैं डॉक्टर सुधा ने उन्हें अपनाइए, और उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। डॉक्टर मनोज, आप हमें पता है बहुत सारे दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को कि क्या दवाइयाँ हो सकती हैं, या कई ऐसे पौधे हैं जो लिवर की बीमारियों में काफ़ी काम आते हैं, तो अगर आप हमें बताएं कि कौन सा चीज़ों का सेवन, और ख़ासकर जिनकी फैमिली में लिवर से जुड़ी दिक्कतें हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भूम्या मल की है। अच्छा, ये भूम्या मल की। हाँ, भूम्या मल की, भुई आंवला भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये हेपेटाइटिस बी के लिए यूजफुल है। ठीक है। तो इसे कैसे खाना होता है, कैसे? इसका स्वरस बनाते हैं पूरा, मतलब सब मिला के उसको मिक्सी में रस निकाल लीजिए पूरा, और रोज मतलब 20 to 30 ml तक ले सकते हैं। उसके बाद में ये गिलोय है, इसको अमृता बोला है, अमृत के जैसे काम करती है। हाँ, और गिलोय की चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा है, जब से ये लिवर डिसीज में, हर डिसीज में इफेक्टिव है। मतलब ऐसा कोई ड्रग नहीं होगा आयुर्वेद का कि जिसके साथ में मतलब गिलोय ना हो। हाँ। और तीसरा है ये वासा। ये खांसी के लिए जनरली मतलब सबको पता है, लेकिन लिवर डिसीज के लिए सबसे बेस्ट ड्रग माना जाता है इसको भी। ठीक है। और ये है भृंगराज, जो सब लोग मतलब भृंगराज तेल सबको पता है कि बालों के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये लिवर टॉनिक मतलब अच्छा हिपेटो प्रोटेक्टिव माना गया है। ठीक है। और ये आप जैसे इसके बता रही हैं, सबके daily- स्वरस यूज करते हैं। मतलब रस निकाल के रेगुलर यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि हमको मतलब लिवर को कोई और भी अगर इसका इस्तेमाल करना चाहे तो अपना लिवर स्वस्थ बिल्कुल राय कर सकते हैं। भूम्यामल की और घृत कुमारी या ये गिलोय, ये तो रेगुलर यूज कर सकते हैं इसको। हाँ, ठीक है। इससे मतलब एक तरह से इम्यूनिटी एक तरह, हाँ, ये मतलब इम्यूनिटी भी बढ़ाने वाले है, रेजुविनेशन का काम करती है, रसायन काम करती है, साथ में लिवर प्रोटेक्टिव भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये हमें दिखाने के लिए भी। और डॉक्टर राखी, बार बार मैं इसी बात पे थोड़ा और फोकस कर रही हूँ कि जो लक्षण हैं आपने बताया कि वो काम नहीं आते। हम जानते हैं कि खासकर जब डेंटिस्ट के पास जाएं तो कहा जाता है हर 6 महीने में आइए, चेकअप कराइए। बाकी बॉडी चेकअप भी कई हमने देखा है, बीपी वाले या जिनकी फैमिली में बीपी हिस्ट्री रही है वो लोग भी रेगुलर चेकअप कराते हैं एक तरह से। लेकिन लिवर को लेकर मुझे लगता है उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। आपने भी बताया कि कई लोग बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके लिवर में दिक्कत हो। तो इसे लेकर अभी जागरूकता की कितनी कमी है आम लोगों में?
आपने ये बहुत ही अहम बात करी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिवर की बीमारी की जागरूकता। जैसे मैं बता रही हूँ कि इवन फिजिशियंस के अंदर नहीं है, क्योंकि हम लोग की जो ट्रेनिंग भी होती है उसमें भी, तो मतलब जिस भी लेवल पे पेशेंट डॉक्टर के पास भी जाता है, तो लिवर की अभी यही प्रॉब्लम है कि कोई भी नहीं जानता कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, क्योंकि इसमें पकड़ना इसको पहले स्टेजेस में ही जरूरी होता है। उन स्टेजेस में लक्षण नहीं होते, पेशेंट बिल्कुल फिट फील करता है, उस समय उसको ये समझाना कि तुम्हें कितनी जरूरत है इसी स्टेज में काम करने की, वही बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। उसमें पेशेंट के हम लोग जो यहाँ पे ILBS में कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मली आज का भी आप देखिए हेल्थ चेकअप में कहीं पे भी लिवर का अभी ये नहीं है कि फाइब्रो स्कैन इंक्लूड हुआ है, अल्ट्रासाउंड इंक्लूड। लोग अपना हार्ट चेक कराते हैं, किडनी चेक कराते हैं, अपने बारे में ख्याल रखने के लिए ये सोचते हैं इनका हार्ट अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब चेक करते हैं। लेकिन अभी भी ये जागरूकता नहीं है कि हम अपना लिवर का हेपेटाइटिस B चेक कराएं, हम अपना हेपेटाइटिस C चेक कराएं, हम अपना फाइब्रो स्कैन करा लें। फाइब्रो स्कैन आज की इसमें इतनी बढ़िया ये बात है, क्योंकि ये लिवर का स्पेशल अल्ट्रासाउंड है, बिल्कुल नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और लिवर की पूरी इंफॉर्मेशन सामने लाके रख देता है कि आपका लिवर हेल्दी है। कई बार लिवर फंक्शन टेस्ट भी मिस कर जाते हैं लिवर की बीमारी को। तो लिवर की बीमारी एक बहुत ही डिफिकल्ट बीमारी है और एक इसको साइलेंट किलर की तरह अब सामने आ रही है। लिवर कैंसर अभी वर्ल्ड का 3रे नंबर पे आ गया है ग्रो करते करते, जो इसकी इसीलिए WHO ने भी हेपेटाइटिस B और C को इरेडिकेट करने का मिशन उठाया है, क्योंकि इससे बहुत ही सारे लोग पीड़ित हैं। हेपेटाइटिस B में जैसे मैंने बताया कोई दवा नहीं होती जी। तो इसलिए जब हम पता लगाते हैं जो आप कह रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में 80% को हम लोग दवा नहीं देते, उनको हम सिर्फ चेकअप पे बुलाते हैं। उनको हम बताते हैं कि उनको अपना वायरस का एक DNA टेस्ट करना होता है, लिवर का एक अल्ट्रासाउंड करना होता है, लिवर का एक कैंसर का एक छोटा टेस्ट होता है बायोमार्कर की तरह, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, और लिवर फंक्शन टेस्ट में एक SGPT टेस्ट। हम उनको बताते हैं कि 3 से 6 महीने पे ये टेस्ट करने जरूरी हैं, क्योंकि उनके बॉडी में वो वायरस है और वो किस समय एक्टिव हो जाएगा हमें उससे पहले ही पकड़ना होता है जी। लेकिन उसको हर पेशेंट को हेपेटाइटिस B पता चलने के बाद हम लोग सबको दवा नहीं शुरू करते। अच्छा, तो ये चीज, और वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पेशेंट जो होते हैं, एक बहुत बड़ी मिथ है जो मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूंगी जी, कि उनको लगता है कि लिवर की बीमारी हो गई तो वो उबला खाने का सेवन करने लगते हैं और वो जैसे बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, वो हल्दी को अवॉइड करते हैं अगर उनको पीलिया हो जाए। तो ये चीजें बहुत ही खराब हैं, क्योंकि ये लिवर के लिए एकदम ही उल्टा इलाज है। अच्छा, लिवर आपकी बॉडी में एक इम्यून ऑर्गन की तरह है, वो बॉडी में सारी इम्यूनिटी प्रदान करता है। अगर आपका लिवर वीक हो गया तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे ही खत्म हो गई। अगर आपने उसमें अपनी डाइट रिस्ट्रिक्ट कर दी, ठीक है, डाइट तो आपने अपनी इम्यूनिटी को 0 पे पहुंचा दिया। डॉक्टर राखी, जहां आपका इसके लिवर बारे में और डिटेल से जानेंगे आपसे कि क्या ऐसे मिथ हैं और क्या करना चाहिए, लेकिन पहले कॉलर ले लेते हैं। बहुत देर से होल्ड पर है हमारे कॉलर। हरी ने कॉल किया उत्तराखंड से। हरी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, पूछिए आपका सवाल क्या है। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए हरी, सवाल बताइए। हाँ जी, मेरी पत्नी है मैम, उनकी एज है करीब 51 साल जी, और उनको उनके लीवर में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को दिखाया हमने, देहरादून हमारा नजदीक पड़ता है उत्तराखंड में ना। तो डॉक्टर ने बताया कि इनके लीवर में कुछ गुच्छा सा है करके। अच्छा जी, और ये मैं समझा नहीं कि गुच्छा क्या होता, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुच्छे का मतलब क्या। उन्होंने कहा गाल पे तिल हो जाए उसके लिए क्या कह सकते हैं, ऐसे ये भी है करके। तो इनका तो डाइजेशन सिस्टम बड़ा वीक है और भूख भी नहीं लगती आजकल, तो इनके पेट में दर्द भी हो रहा है, इसी वजह से शायद होता हो। अच्छा, तो आपने दवाइयाँ दी और उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ है? इन्होंने तो कहा इसके लिए वो, अब दवाई तो हमने लीवर से संबंधित जो देते हैं टॉनिक वगैरह वही चलाई। ठीक है, हाँ। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इसके लिए दवाई भी क्या दें करके, हम दवाई का तो क्या मतलब, दवाई देना भी उचित नहीं है। ठीक है, हरी आप ये बताइए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, किससे आप सुझाव चाहेंगे? जी एलोपैथिक।
एलोपैथी। ठीक है, डॉक्टर राखी ये बता रहे हैं कि इनकी पत्नी को डॉक्टर ने बताया है कि कुछ लिवर में गुच्छा सा है, इसका मतलब भी वो समझना चाह रहे हैं ये क्या है और कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, ये डॉक्टर ने आपको सिंपल लैंग्वेज में कुछ समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ये मेडिकल लैंग्वेज में समझ पाना डिफिकल्ट है। लेकिन जितना मैं गेस कर सकती हूँ कि उन्होंने नसों का गुच्छा बताया। हरी, आप कुछ बता सकते हैं, उन्होंने गुच्छा नसों का बताया है? ये लीवर में बताया मैम इन्होंने। हाँ, लिवर में और क्या बताया इसके बारे में, आप अगर कुछ और बता उन्होंने कहा इसके लिए तो हम दवाई भी नहीं दे सकते क्योंकि लिवर वो में patient को- गुच्छा किस तरह से बताया ये नहीं, वो कह रहे नहीं, हैं patient- डॉक्टर राखी, वो कह रही है कि सिर्फ ये बताया है गुच्छा है, जैसे तो हमारे तिल हो अल्ट्रासाउंड जाता है। में उन्होंने हाँ, और उन्होंने कहा इसकी दवाई भी नहीं दी जा सकती। तो उसकी दवा नहीं, लेकिन हम लोग को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट या कुछ ठीक साइंटिफिक है। मतलब कुछ अगर मैं देखूं तो मैं समझ पाऊं कि वो क्या बता रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे हरी, राय आपसे- देना थोड़ा आपसे, डिफिकल्ट होगा हाँ, क्योंकि वो आप मुझे अगर- लग रहा है उन्होंने कॉमन लैंग्वेज में कुछ समझाने के लिए बिल्कुल बताया है। हरी, आप एक बार किसी और अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को दिखाएं और थोड़ा समझें कि तकलीफ क्या है, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक उसके लिए कोई सुझाव देना भी मुझे नहीं लगता कोई काम आएगा। इसलिए किसी और अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को दिखाएं और उनसे सलाह लें। फिलहाल डॉक्टर सुधा, अगर जिस तरह से लिवर की इन्होंने बात की है, कई लोग ऐसे हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता और कई ऐसे हैं जिनके फैमिली में उनको पता है कि वो स्वस्थ हैं लेकिन उन्हें पता है कि हेपेटाइटिस बी या फिर लिवर से जुड़ी दिक्कतें रही हैं। क्या वो अपने बच्चों को पहले से होम्योपैथी का सहारा देकर चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल अपने बच्चों को होम्योपैथी का सहारा दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लोग तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर जाते हैं, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं और उससे जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो हम बढ़ा रहे हैं तो वो तो हर तरह की बीमारी में काम करेगी ही करेगी। जो साइलेंट जैसे हेपेटाइटिस बी या सी में जो कि हमारा वायरस शरीर में पड़ा हुआ है लेकिन निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो अगर होम्योपैथिक का सहारा लिया जाएगा तो निष्क्रिय ही पड़ा रहेगा और उसका वायरस बहुत स्पीड से नहीं फैलेगा, उसका नंबर साइज नहीं बढ़ेगा उससे। तो होम्योपैथिक में तो मतलब ले सकते हैं और सिर्फ हेपेटाइटिस के लिए नहीं, जो भी बीमारी आ रही हर चीज़ के लिए अगर पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथिक लिया जाएगा तो उसके बाद मेरे को लगता ही नहीं कि वो सेकंड आगे तक स्टेज पहुंच पाएगी। अच्छा। अगर फिर भी अगर किसी वजह से आगे स्टेज पहुंचती है तब सेकेंडरी मेडिसिन का फायदा उसकी फैसिलिटीज़ उठाई जा सकती हैं। और डॉक्टर मनोज, जैसे डॉक्टर राखी ने भी जिक्र किया था कि कई ऐसे मिथ हैं खाने पीने को लेकर, खासकर क्योंकि ये तो हमें पता है अगर बच्चों को पीलिया हो जाता है तो पीले रंग के कपड़े भी नहीं रखने हैं, हल्दी बिल्कुल घर में ही इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो ये क्या ये मिथ हैं और खाने पीने को लेकर किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है? बिल्कुल वो मिथ ही है। एक्चुअली हल्दी से कभी मतलब पीलिया बढ़ता है ऐसा होता नहीं है। उसके अपने गुण मतलब और भी अच्छे गुण है वो कि हल्दी ले ली और वो पीलिया है, पीले कलर की इसलिए पीलिया बढ़ रहा है, ऐसा होता नहीं है। हाँ। दूसरा है कि खाने पीने में जहाँ लिवर डिसीज में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आयुर्वेद में भी बहुत ये किया है, जैसे तक्र का यूज़ करने के लिए बोला है, छाछ यूज़ करने के लिए बोला है, अलग अलग तरीके से सिद्ध की हुई है छाछ। उसके बाद में खाने में जैसे उद्याल, वो शाली चावल है, उद्याल है, कुलत्थ है, इनका यूज मतलब खाने में यूज करने के लिए बोला है इनका। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर ले लेते हैं। प्रियंका ने हमें कॉल किया है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं। प्रियंका, स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्कार, बताइए। मैम, मैं 21 साल की हूँ और मेरा वजन 40 और 42 के बीच ही 2-3 साल से रह रहा है। ठीक और है। मेरे को 2 बार टाइफाइड भी हो चुकी है, मतलब ये टाइफाइड इन 3 सालों में। फिर भी मतलब 2-3 महीने तो लगातार मेरे को मतलब लूज मोशन हुए। अब मैं दिखाई दी तो ज्यादा कुछ आराम नहीं लगा, पर अभी भी बीच बीच में कुछ होता रहता है और पेट में बहुत ज्यादा जलन रहती है, टीसन रहती है, ज्यादा कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रियंका, आप बताइए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी? मैम, आयुर्वेदिक। ठीक है। डॉक्टर मनोज, ये किस तरह से ख्याल रखें, क्योंकि बहुत कम वज़न भी है इनका, 40 किलो वज़न है, 20 साल की उम्र है, कई बार टाइफाइड हो गया है, बहुत कमज़ोरी भी महसूस होती है, कैसे क्या बदलाव करना चाहिए इन्हें? एक्चुअली इनके खान पान में बाकी भी डिटेल्स लेना चाहिए कि इनका बाकी भी रूटीन किस तरीके से है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये भी एक मिथ रहता है कि सुबह उठ के पानी पी लिया जाए
खूब ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा पानी पी लेते, कुछ लोग आप ये करते 2 लीटर पानी पीते, 1 लीटर पानी पीते, इस तरीके से। तो ये पहले तो उनका पूरा डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए और नज़दीकी के जो भी चिकित्सक खुद से एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उनको जो बार बार एंट्रिक फीवर है उसका कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तो उसकी पहले ट्रीटमेंट करानी चाहिए, उसके बाद ही वो प्रॉपर तरीके से होगा। ठीक है। प्रियंका, आप कुछ और बता पाएंगी, क्या आपको डॉक्टर ने और बताया है, कुछ आप और शेयर कर सकते हैं? मैम, मैंने सोनोग्राफी भी कराई थी, उन्होंने बोला था, तो उन्होंने बोला कि मतलब लीवर में इन्फेक्शन जैसा ही है और ज्यादा उनको कुछ समझ में नहीं आया। मतलब पानी पीने के बाद भी मुझे मतलब पेट में जलन समझ में आती है और खाना खा ही रहूँ ना खा ही रहूँ तो भी जलन रहती है। और थोड़ी मतलब जब तक खाना है पेट में तो हाँ लगता है कि ठीक है कर सकते कोई, मगर पेट खाली हुआ तो फिर कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा दिक्कत करती है और चक्कर टाइप में बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, ठीक है। तो एक बार जो पानी से जुड़ा बता रही हैं कि पानी पीने के बाद भी दिक्कत होती है और खाना अगर थोड़ा सा गैप हो जाए खाने में, पेट खाली हो तो भी अच्छा महसूस नहीं करती हैं, तो मतलब उसके लिए चिकित्सा करनी चाहिए। एक तो पंचकर्म भी उसमें उनको हेल्पफुल रहेगा, एक रिजुविनेशन टाइप है और एक शोधन होता है। ठीक है। तो अगर वो उनके नज़दीकी कोई अगर पंचकर्म सेंटर हो तो एक बार उनसे मिल लीजिए। हाँ, और मुझे लगता है एक बार पानी की भी जांच करा लें, घर में जो पानी ये पी रही हैं हो सकता है उससे दिक्कत हो या क्या। वो भी ठीक है। प्रियंका, आप थोड़ा सा अपना जो खाने पीना का थोड़ा सा ध्यान रखें और एक अच्छे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को अगर आप दिखाएंगी तो हो सकता है वो आपको सुझाव दें कि आप और क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में, जिसे अपनाकर आप लॉन्ग टर्म में स्वस्थ रहें और धीरे धीरे अपना जो स्वास्थ्य लाभ है वो हासिल कर सकें। फिलहाल अगला कॉलर लेंगे और ये हमें कॉल किया है आशा पटेल ने और ये हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। आशा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए और फिर एक बार में सवाल पूछिए। आशा पूछिए। जी, मेरी हमेशा कुछ भी खाती है तो येलो हो जाती है और हमेशा मतलब पैर में ना सूजन रहती है। आपने दिखाया अभी तक किसी डॉक्टर को? आया था तो लीवर का टेस्ट हुआ था तो उन्होंने बोला थोड़ा सा इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की टैबलेट दे दी थी, फिर उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। यानी आप ठीक हो गई हैं आप? हाँ, फिर लेकिन कल मेरे पैर में फिर से सूजन आई थी तो इसलिए क्या फिर से टेस्ट कराना होगा? ठीक है, एक बार बताइए आशा कि कितने दिन पहले ये दिक्कत हुई थी आपको? और मैम पिछले साल हुई थी, पिछले साल हुई थी, उसके बाद आप ठीक हो गई, एक बार फिर आपके पैर में सूजन आ रही है? जी ठीक है। डॉक्टर राखी, क्या पैर में सूजन का कोई सीधा संबंध लिवर की दिक्कत से है? क्योंकि बता रही हैं ये कि पिछले साल इनको दिक्कत हुई, लिवर में कुछ इन्फेक्शन हुआ, दवाई के बाद ठीक हो गई, लेकिन एक बार फिर इनके पैर में सूजन है, क्या कोई कनेक्शन है इसके बीच? इनका तो पूरा कनेक्शन है लिवर के साथ, क्योंकि 1 साल पहले इनको बताया भी गया था इनके लिवर में प्रॉब्लम है, फिर इनको ये बताया गया कि वो चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्या था क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया वायरस ए और ई ठीक हो जाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी और भी क्रॉनिक बीमारियां हैं वो ठीक नहीं होती हैं। तो अभी जो लक्षण आ रहे हैं कि बॉडी इनको पीली दिख रही है, पैरों में सूजन आ रही है, ये सारे ही लिवर की वजह से हो सकते हैं। तो इनको तो ज़रूरत है कि ये पूरा डिटेल अपना चेकअप कराएं, क्योंकि इनको अपना लिवर का तो पता लगाना ही चाहिए कि ये सारे लक्षण इनके लिवर से क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो आशा एक बार आप जांच कराएं, देर ना करें कि ये क्या दिक्कत है, डिटेल में अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ से समझें और फिर इलाज कराएं। और डॉक्टर राखी, अगर क्योंकि बार बार आप भी बता रही हैं कि बी और सी ज़्यादा खतरनाक है, ए को सामान्य तौर पर हेपेटाइटिस ए जो प्रकार है वो दवाइयों से ठीक हो जाता है। कई खासकर वो लोग जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है और उन्हें पता है कि हेपेटाइटिस बी उन्हें है, तो उस वायरस के साथ कैसे स्वस्थ रहकर जिएं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, जो हम लोग एक चीज़ बताते हैं यहाँ पे, जैसे ही नॉर्मली हम लोग को जब भी हेपेटाइटिस बी पेशेंट मिलते हैं ओपीडी में, तो उनको वो ब्लड डोनेट करने गए, या वो किसी और ऑपरेशन के लिए गए, या उनको किसी बाहर की कंट्री में जाना है, वीज़ा लगाना है,
तो रूटीन चेकअप में पता चल जाता है, हेपेटाइटिस बी उनकी बॉडी में निकल आता है जांच पे। तो उसमें फिर हम लोग सारी हिस्ट्री लेते हैं, इसमें पता लगाते हैं कि उनको वो वायरस कहाँ से आया। तो उसके कुछ मुख्य रूप होते हैं, उसमें से मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो भी होता है, जिन भी फैमिलीज में होता है, तो वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फैमिली के कई मेंबर्स में वो हेपेटाइटिस बी हो सकता है या हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी नहीं मिलता है ज़्यादा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन में। हेपेटाइटिस बी ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी कॉमन, और हेपेटाइटिस बी में ये ज़रूरी है कि इंडेक्स केस पता चलते ही हम लोग पूरी फैमिली का स्क्रीनिंग करते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए और भी 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, जिसमें ये भी पता चलता है कि उनकी वायरस कभी बॉडी में रहा और निकल गया, क्योंकि वो भी पता लगाना ज़रूरी है कि आज उनका वायरस नेगेटिव है और उनकी मदर का अगर बॉडी में लो लेवल वाला भी टेस्ट पॉजिटिव है, तो उनको मदर से ही वो इन्फेक्शन आया। तब उनके सारे भाई बहनों और उनके बाकी फैमिली जो इंडेक्स रिलेटिव सबका चेक होना ज़रूरी है। क्योंकि उन केसेस में जिनमें बचपने से वायरस आता है बॉडी में, उनमें लिवर, क्योंकि लंबे समय तक वायरस पड़ा रहता है बॉडी में, लिवर कैंसर भी ज़्यादा मिलता है उन केसेस में, उनमें लिवर खराब हो जाने का भी डर ज़्यादा होता है। तो वो सारी पता लगाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम एक सवाल लेंगे जीमेल के ज़रिए, ये हमसे प्रियांक ने सवाल पूछा है। आइए देखते हैं उनका सवाल क्या है। उन्होंने सवाल किया है कि मेरी उम्र 30 साल है, मैं मधुमेह से ग्रसित हूँ, मुझे हेपेटाइटिस होने की कितनी संभावना है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, साथ ही मुझे खान पान में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर सुधा, क्या ऐसा है कि जिनको डायबिटीज़ है उन्हें हेपेटाइटिस की ज़्यादा आशंका होती है? हाँ, डायबिटीज़ का इसके साथ में संबंध तो है, क्योंकि लीवर हमारी शुगर को डाइजेशन में हेल्प करता है, और वैसे भी अगर कोई भी अंडरलाइन डिजीज़ है तो शरीर की इम्यूनिटी तो कम होगी, तो किसी भी तरह की बीमारियां तंग कर सकती हैं। तो एक तो शुगर उनकी कंट्रोल में रहनी चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल रखना चाहिए, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, साफ़ पानी पीना, ये नहीं कि कहीं से भी पी लिया या बासी खाना खा लिया, तो ये नहीं करना है, और अच्छा खाना खाना है तो अपनी बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। यानी ये ज़रूरी है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ दिनचर्या अपनाना, स्वस्थ खान पान अच्छा रहना, अच्छा होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और डॉक्टर मनोज, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने सुना है हेपेटाइटिस बी एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, अगर देखा जाए वो इसलिए क्योंकि इसका संक्रमण बहुत जल्दी हो सकता है। तो एक व्यक्ति किन चीज़ों का ख्याल रखे, क्योंकि आजकल बहुत सी चीज़ें हैं, कोई महिलाएं हैं या लड़कियां हैं पार्लर जा रही हैं, वो जो चीज़ें शेयर हो रही हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, या टैटू बनाए जा रहे हैं, कौन सी नीडल इस्तेमाल हो रही है, या ये सुना है कि छींकने से भी क्या ये फैल सकता है, क्या संक्रमण कैसे कैसे हो सकता है इसका? बेसिकली एड्स तो केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब इससे होता है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है ये सलाइवा से भी होता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे का मतलब जैसे ग्लास भी अगर पानी तो प्रॉपरली धोया हुआ हो, इवन घर में जैसे ब्रश, अगर किसी घर में एक को हेपेटाइटिस भी है और दूसरा उसका ब्रश यूज कर ले गलती से, तो इस तरह का तो ध्यान रखना चाहिए, यानी क्योंकि इसका ट्रांसमिशन बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है। एक और कॉलर है, गायत्री ने कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। गायत्री, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, पूछिए सवाल अपना। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि मुझे 2 बार ऑलरेडी जॉन्डिस हो चुका है और एक बार फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम है। मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं हेपेटाइटिस इंजेक्शन लूं, क्या मुझे लेना चाहिए हेपेटाइटिस इंजेक्शन फॉर सेफगार्ड? डॉक्टर राखी, आप क्या बताएंगे इन्हें, गायत्री को जॉन्डिस 2 बार जॉन्डिस हो चुका है और फैटी लिवर भी बताया है, तो डॉक्टर ने सलाह दी है हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लें। यस, कितना सहायक होगा ये इंजेक्शन? देखिए, आपके केस में तो डिले ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बहुत ही सहायक है। हम लोग जैसे नॉर्मली तो हर आदमी को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगना चाहिए, जिसको भी नहीं लगा है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस वायरस है, कैसे आ जाएगा पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आपका लिवर ऑलरेडी वीक है तो आपके लिए तो रेकमेंडेड है कि विदाउट डिले हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना आवश्यक है। अच्छा डॉक्टर आके आप थोड़ा समझाइए, अगर हेपेटाइटिस बी का हमने वैक्सीन लगवा लिया है और हमें पहले से हेपेटाइटिस बी नहीं है,
तो क्या ये फुल प्रूफ गारंटी देता है कि हमें हेपेटाइटिस बी नहीं होगा ये वैक्सीन? बिल्कुल, ये बिल्कुल 95 to 100% गारंटी देता है, लेकिन एज अ क्रॉस चेक यही मैंने बार बार बताया कि कुछ लोग होते हैं जिनमें इम्यूनिटी के टाइटर्स प्रोटेक्टिव रेंज में नहीं जाते हैं 3 डोज के बावजूद। तो इसलिए उसको कंफर्म करने के लिए जब हम अपना तीसरा डोज कंप्लीट कर लें तो इम्पॉर्टेंट है कि 1 महीने बाद हम अपने टाइटर का लेवल चेक कर लें कि वो 10 के ऊपर होना चाहिए। अगर वो 100 के ऊपर है तो पूरा गारंटीड है कि अगर हम ब्लड भी चढ़ जाएगा पेशेंट का तो भी हमें वायरस वो बॉडी में नहीं आएगा। हाँ, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्कूलों में भी हेपेटाइटिस बी के टीके बच्चों को लगाए जा रहे हैं। एक ड्राइव एक तरह से चलाई जा रही है, तो ये भी काफ़ी सहायक है, क्योंकि कई लोग इसको लेकर भी थोड़ा सा कि नहीं लगवाते हैं, कोई बात नहीं। बहुत सहायक है, क्योंकि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक खतरनाक वायरस है जैसे कि मैंने बताया, और जिस भी चीज़ से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। एक बार वो आ जाएगा फिर उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है। उसको निकालते अपने आप से ये वायरस सिर्फ 100 में 2 को निकलता है। दवा से भी सिर्फ हम पहुंचते हैं 10% पे। तो ये वायरस को हम क्योर ही नहीं कर सकते। फिर एक वो हमारे लिए एक जिंदगी में एक हो गया कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, बार बार चेकअप करना है। एक मेंटल स्ट्रेस में आदमी चला ही जाता है, चाहे वो बिल्कुल फिट भी हो उसका लिवर, लेकिन उससे बचना ही बेटर मेरी सलाह होगी। ठीक है। और डॉक्टर सुधा, बार बार ये बात होती है, हम भी अपने कॉलर्स को सलाह देते हैं हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक वैक्सीन ही नहीं है। जी जी, लेकिन इसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है? लेकिन हेपेटाइटिस सी को दवाइयों से क्योर किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर हैं, हरिवंश ने हरियाणा से कॉल किया है। हरिवंश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, पूरी टीम को नमस्कार जी, एक्सपर्ट्स को नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए हरिवंश। हाँ, नमस्कार मैडम। हाँ, पूछिए, टीवी की आवाज कम कर दीजिए, बिल्कुल एक बार में सवाल पूछिए। हाँ ठीक है। मेरे को ऐसा है जी, इरिटेबल बावल सिंड्रोम रहती है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या मेरे को लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये लगातार चलता है। मेरे को एनोरेक्टल मैनोमेट्री के लिए भी मेरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया हुआ है। तो मेरे को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि मैं हेपेटाइटिस की तरफ ना बढ़ूं, और या क्या वैक्सीनेशन और क्या कुछ करवाना चाहिए, मेरे को प्लीज एडवाइस करें। मेरी एज 68 है, लगातार 68 है, और मैं लगातार मतलब ना कई मल्टीपल सर्जरीज करवा चुका हूँ। हाँ, तो एक बार आप डॉक्टर से सलाह लीजिए कि हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन आपको लगवाना चाहिए, और जैसे यहाँ डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि वो बिल्कुल कारगर साबित होगा, आप ये तो लगवा ही लें। बाकी जो आप दिक्कतें बता रहे हैं डॉक्टर मनोज, मैं चाहूँगी आप थोड़ा बताएं। जो इन्होंने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात की है, इसमें पंचकर्म का बहुत अच्छा रोल रहेगा। अगर आयुर्वेद चिकित्सा में अगर पंचकर्म करेंगे तो इनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अच्छा, ठीक है, यानी आयुर्वेदिक सलाह भी आप ले सकते हैं हरिवंश। और इसके बाद एक बात डॉक्टर सुधा आपसे जानना चाहूँगी, हम भी बार बार कहते हैं अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनके मन में ये सवाल होता होगा कि अच्छा डॉक्टर का मतलब क्या है? क्या बहुत बड़े अस्पताल में जाना है, या जिनका बहुत नाम है उन डॉक्टर्स के पास जाना है, या क्या क्राइटेरिया है अच्छे डॉक्टर का? आप थोड़ा सा अगर समझाएं। अच्छे डॉक्टर का मतलब कि पढ़ा लिखा क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सब जगह उनका बोर्ड बना हुआ है, होम्योपैथिक बोर्ड बना हुआ है, वहाँ पर वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स को रजिस्टर्ड करते हैं। तो आप जिस भी क्लिनिक पे जा रहे हैं, सरकारी में तो हर कोई रजिस्टर्ड होगा, वो तो क्वालिफाइड होगा, लेकिन प्राइवेट में जहाँ पर भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, उनका सर्टिफिकेट देख सकते हैं। अगर वो बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं तो तभी आप समझिए कि पढ़े लिखे हैं। नहीं तो होम्योपैथिक में अब उन्होंने बहुत देखा गया कि 2-4 कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ साल के एक्सपीरियंस के दवाइयाँ देनी शुरू हो गए। अब उसमें उनको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती है। अब जैसे सपोज ये हेपेटाइटिस की हम बात लें, वो रेगुलर चेकअप करवाएंगे नहीं, पेशेंट को गारंटी देते रहते तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, और अल्टीमेटली पेशेंट जब और भी ज़्यादा खराब हो जाए तो वो कहते हैं जी मैंने होम्योपैथिक दवाई ली थी और मेरा तो और ख़राब हो गया, तो होम्योपैथिक की बदनामी ही कही जाएगी। तो एक अच्छे पढ़े लिखे सब्जेक्ट की जिसको नॉलेज हो उस डॉक्टर के पास जाएंगे तो बेहतर है। ठीक है, अब एक और हम सवाल लेंगे। ये जीमेल के ज़रिए हमसे सवाल पूछा है अमित ने, आइए देखते हैं इनका सवाल क्या है। अमित ने हमसे पूछा है कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन बचपन में ही लगवाने से कारगर होती है, अगर किसी ने बचपन में वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वो क्या करें?
डॉक्टर राखी, लगभग मिलता जुलता सवाल है, लेकिन कई लोगों के मन में जाहिर तौर पर ये भी सवाल आता है कि अगर हम वयस्क हैं और बचपन में हमने वैक्सीनेशन नहीं किया है तो क्या उस उम्र में भी इतना काम करेगा? बिल्कुल, हर उम्र में ये काम करता है। और आज के ज़माने में मैं एक और चीज़ इसी के साथ साथ बताना चाहती हूँ। 2 ही वायरस हैं इन 5 वायरस में से जिनको प्रिवेंशन किया जा सकता है वैक्सीन के द्वारा। तो हेपेटाइटिस बी से अगर हमने अपने आप को बचाया, हेपेटाइटिस डी से वैसे ही बच गए। तो 2 वायरस से हम बच गए। दूसरे बचे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए वही है कि उसमें भी रेकमेंडेड है कि वैक्सीन लगाना चाहिए, खासकर आपके बच्चों को, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जितना ये मिनरल वाटर का प्रयोग है, स्वच्छता का प्रयोग है। पहले के ज़माने में हेपेटाइटिस ए बचपने में हो जाता था, तो एक बार हो जाने के बाद बॉडी में ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है, ये दोबारा कभी नहीं होता। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं, जब से जो ज़्यादा पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, अब ये हम लोग मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, सब घर में एक्वागार्ड है, तो अब हेपेटाइटिस ए वायरस जो हो गया है वो जाके 20-30 वर्ष के बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। और जब ये वायरस हेपेटाइटिस ए इस उम्र में आता है, ये खतरनाक रूप से सामने आता है, ये लिवर को फेल भी करा देता है। तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी बन जाता है जब ये बड़े होके या 20 साल की उम्र के बाद ये आता है। तो इसके लिए भी वैक्सीन है, तो इसके लिए भी बचना चाहिए। अगर आपको हेपेटाइटिस ए का एक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि आपको ये बचपने में हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसके खिलाफ भी बचना चाहिए। हेपेटाइटिस सी का हमारे पास आज बढ़िया इलाज है, और हेपेटाइटिस ई जो कि एक खतरनाक वायरस की तरह आता है प्रेगनेंसी में, जिसमें ये प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए बिल्कुल ये लिवर को फेल करके एक घातक वायरस बन जाता है, इसके लिए भी बहुत इसीलिए रिसर्च चल रही है वैक्सीन की जी, क्योंकि वैक्सीन से हम इन वायरस का सारा प्रकोप ही खत्म कर सकता है। और वहाँ जागरूकता की बात आती है, इसीलिए बार बार हम लोग ये बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि इन सारे खतरनाक वायरस से बचने के लिए वैक्सीन करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर राखी। और डॉक्टर मनोज, आखिर में थोड़ा आप बताएं, क्योंकि अल्कोहल यानी शराब का सीधा सीधा असर लिवर पर होता है, तो ऐसे लोग जो शराब का सेवन करते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शराब छोड़ना चाहिए, और दूसरा कि चिकित्सक के पास जाए अपने, क्योंकि जैसे लक्षणों के बारे में भी आप लोग बता रहे हैं, बहुत जल्दी दिखता नहीं है अल्कोहल। उनको लग रहा हो कि नहीं हम तो पी रहे हैं और हमें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका सीधा असर लिवर पर होता है। हाँ। और उसका अल्टीमेट रिजल्ट सिरोसिस ऑफ लिवर है। मतलब एक जो डेथ के कारण जो बताए हैं लिवर के कारण, उसमें सबसे बड़ा कारण सिरोसिस ऑफ लिवर है। और वो आइदर हेपेटाइटिस बी के कारण हो सकता है या तो अल्कोहलिक के यानी साइलेंट किलर है वो, चुपचाप आपको कैसे खत्म कर रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो उससे दूरी बनाएं। तो फिलहाल समय इतना ही है और आयुष्मान भव के इस अंक को हमें यहीं समेटना होगा। डॉक्टर राखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुधा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमने कोशिश की आपको हेपेटाइटिस को लेकर जागरूक करने की। उम्मीद है कि आज बताए गए सुझाव को अपनाकर आप अपने लिवर को स्वस्थ रखने का प्रण लेंगे। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव साझा कर सकते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे किसी और स्वास्थ्य समस्या की और उसके कारण और निदान की। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।